Hi guys, welcome back to my YouTube channel that is Sehaj Learn. सो यार DFCCIL का एग्ज़ाम पास आ रहा है। इसके अलावा बहुत से एग्ज़ाम्स में इकोनॉमिक्स आती है और दिक्कत की बात यह है कि इकोनॉमिक्स बहुत कम समझ आती है। तो मैंने एक ब्रीफ रिवीजन क्लास टाइप्स ले सकते हैं आप इसे, जिसमें मैंने इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करे हैं और ये बहुत शॉर्ट होगी, जिसमें सिर्फ इम्पॉर्टेंट चीज़ें ही होगी। एकदम से उसको ग्रंथ की तरह हमें नहीं पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं ना। आप किसी और एग्ज़ाम के लिए भी पढ़ सकते हो। तो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं। तो यार इकोनॉमिक्स की नीड क्यों हुई, हमें हमारे जीवन में ऐसी क्या दिक्कत आ गई कि इकोनॉमिक्स लाना पड़ा। तो यार हमारे पास क्या है, रिसोर्सेज हैं। रिसोर्सेज क्या हैं, सीमित रिसोर्सेज हैं, ठीक है। और वांट्स बहुत सारी है, मतलब इच्छाएं इतनी सारी है, हमें ये भी चाहिए वो भी चाहिए, लेकिन रिसोर्सेज उतनी है। तो अब उन रिसोर्सेज का जो ऑलरेडी अवेलेबल है, अब आप बोलेंगे रिसोर्सेज क्रिएट नहीं किए जा सकते, जो ऑलरेडी अवेलेबल हैं उसी को सब में किस तरीके से एलोकेट करें कि सभी को वो मिल जाए, उसका जो मैनेजमेंट एक तरीके से कह सकते हैं हम, उसे कहते हैं इकोनॉमिक्स। तो दो वर्ड्स हैं जो आपने जनरली सुने होंगे। फर्स्ट इज़ इकोनॉमी, सेकंड इज़ इकोनॉमिक्स। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस दोनों में ये है कि इकोनॉमी इज़ फॉर प्रैक्टिकल यूज़ एंड इकोनॉमिक्स इज़ फॉर थियोरेटिकल। आपने कभी ये नहीं सुना होगा कि इंडिया की इकोनॉमिक्स ऐसी है। आप हमेशा इंडिया की इकोनॉमी सुनते हैं, क्यों? क्योंकि आप वो चीज़ें प्रैक्टिकली हो रही होती हैं, इसलिए हम इकोनॉमी का यूज़ करते हैं। और इकोनॉमिक्स की बात करें तो आपने सब्जेक्ट सुना है इकोनॉमिक्स, 11th-12th में इकोनॉमिक्स होता है, कॉलेज वगैरह में होता है। वो एक सब्जेक्ट है जिसमें आप थ्योरेटिकल नॉलेज ले रहे होते हैं, जिसे हम इकोनॉमिक्स कहते हैं। तो यार इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, सपोज़ ये हमारा नेशन है, इसमें हम इकोनॉमिक्स दो टाइप से डिवाइड कर सकते हैं। दो टाइप की इकोनॉमिक्स होती है हमारी, एक होती है मैक्रो, एक होती है माइक्रो। मैक्रो मतलब नाम से ही पता चल रहा है बड़ा, माइक्रो मतलब छोटा, है ना। तो ये जो दो वर्ड हैं, एक है माइक्रो और है मैक्रो, ये सबसे पहले किन के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था? वो था रैगनर फिश थे जिनके द्वारा ये वर्ड इंट्रोड्यूस किए गए, जो थे माइक्रो और मैक्रो। तो अब दोनों में डिफरेंस क्या है उसकी बात करते हैं। देखो, माइक्रो मतलब छोटा, ठीक है। छोटा मतलब किसी छोटी चीज़ के बारे में बात होगी। तो अगर किसी की इंडिविजुअल लेवल पे मैं बात करूँ, इकोनॉमी किसी की इंडिविजुअल लेवल की बात करूँ, सपोज़ किसी पर्सन की बात कर रही हूँ, इंडिविजुअल उसे ले लेते हैं, तो हम माइक्रो की टर्म्स में बात करेंगे, जिसकी इंडिविजुअल सप्लाई और इंडिविजुअल डिमांड है। डिमांड क्या होती है? मांग। सप्लाई किसी चीज़ को डिमांड कैसे पूरी होती है? जब आप सप्लाई करोगे तभी वो डिमांड पूरी होगी ना। सप्लाई एंड डिमांड ये एक चेन का हिस्सा है, ठीक है। अगर आपकी इंडिविजुअल डिमांड है और इंडिविजुअल सप्लाई है तो वो माइक्रो में आएगा। मैक्रो में क्या है? होल कोई चीज़ आ जाती है पूरी तरीके से। अब जैसे कि आपकी एग्रीगेट डिमांड है और एग्रीगेट सप्लाई है, जैसे किसी आप गवर्नमेंट एग्जाम्पल ही ले सकते हो। जैसे किसी गवर्नमेंट की कोई डिमांड है, सपोज पेट्रोल है, पेट्रोल हमारी एक डिमांड है, उसे आप इंडिविजुअल लेवल पे नहीं ले सकते। गवर्नमेंट उस चीज़ को पूरी कर रही है, सप्लाई भी वही दे रही है, डिमांड हम लोग कर रहे हैं, बिकॉज यूजेस हो रहे हैं। तो ये क्या आएगा? ये एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, जिसमें बहुत सारी डिमांड एंड बहुत सारी सप्लाई है। ये मैक्रो क्या है? एज अ होल कंसेप्ट बात करता है हमारा, है ना। और या दो चीज़ें इम्पॉर्टेंट है। माइक्रो के केस में क्या होता है? मेजर डिटर्मिनेंट होता है प्राइस, ये इंपॉर्टेंट है। माइक्रो इकोनॉमी के केस में मेजर डिटर्मिनेंट
प्राइस होता है, और मैक्रो के केस में मेजर जो डिटर्मिनेंट होता है वो है इनकम। ठीक है। अब हाँ, एक सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कई बार आता है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स जो है एडम स्मिथ है। इन्होंने एक बुक लिखी थी दैट इज़ वेल्थ ऑफ नेशन। ये इम्पॉर्टेंट है। सो नेक्स्ट स्टार्ट। हाँ यार, अब सही वे में इकोनॉमिक्स स्टार्ट हो रही है, तो यार एक बजट, आप लोगों ने सुना होगा कि हमारे इंडिया में बजट, फाइनेंस मिनिस्टर जो बजट लेके आते हैं, तो यार बजट होता क्या है, कहाँ से आया है, हम एक छोटा सा ब्रीफ लेते हैं, और ये क्वेश्चन आते भी हैं तो इम्पोर्टेंट मार्क कर लेना। बजट जो है एक फ्रेंच वर्ड है, ठीक है, जिसका मतलब होता है लेदर बैग। ठीक है। फर्स्ट इंडिया में जो फर्स्ट बजट पेश हुआ था वो 26 नवंबर 1947 में पेश हुआ था, और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें आर्टिकल 112 जो कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो बजट वर्ड है आर्टिकल 112 के अंदर डिफाइन किया गया है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर। ठीक है। तो यार अब बजट की बात होती है, तो आप कभी भी शॉपिंग करने जाते हैं तो आपसे पूछते हैं आपका बजट क्या है। आपका बजट क्या है, मतलब आप खर्चा कर रहे हो। खर्चा भी आप तभी करोगे जब आपके पास इनकम आएगी, बिना इनकम के खर्चा कैसे पॉसिबल है। इनकम और एक्सपेंडिचर, इन दोनों, मतलब एक चीज़ समझ आ रही होगी, जो बजट है वो कहीं ना कहीं एक इनकम से ताल्लुक़ रख रहा है, एक एक्सपेंडिचर से ताल्लुक़ रख रहा है ना। तो बजट में दो चीज़ें आएगी, एक इनकम, एक एक्सपेंडिचर। अब क्या है कि हम एक ब्रॉड लेवल पे बात कर रहे हैं, तो हम दो चीज़ें समझ लेते हैं, क्लियर पिक्चर जो माइंड में बना लेते हैं। एक होता है एसेट्स, एक होता है फाइनेंशियल लायबिलिटीज़। ओके। तो फाइनेंशियल लायबिलिटीज़ को आप एक मोटे तौर पे बात करूँ तो कर्जा समझ लो। ठीक है, ये लायबिलिटी है, एक कर्जा समझ लो। और एसेट मतलब कोई चीज़ हमारे पास ऑलरेडी है, जैसे कि आपके पास कोई ज़मीन है या फिर कोई सोने चांदी के जेवरात जो आपके खुद के हैं, वो एसेट्स होंगे। ठीक है। और लायबिलिटीज़ क्या होते हैं, जैसे कि आपने किसी से पैसे कर्ज में लिए हुए हैं, वो पैसे अभी आपके पास तो हैं बट वो एक प्रकार का कर्जा है जो आपको उसको देना है, आप उसको फाइनेंशियल लायबिलिटीज़ समझ सकते हैं। तो अब दो चीज़ें हैं, फाइनेंशियल लायबिलिटीज़ और एसेट। इसको एफ एल से मैंने डिनोट किया और इसको एसेट से डिनोट करा, ए से डिनोट करा, सॉरी। तो एक चीज़ याद रखना, जब भी हमारे एक्सपेंडिचर होंगे, जब भी हम किसी भी चीज़ पे एक्सपेंड करते हैं, हम किसी चीज़ पे खर्चा करेंगे, तो क्या होगा, खर्चा करेंगे तो हमारे एसेट्स बढ़ेंगे और फाइनेंशियल लायबिलिटीज़ कम होगी। एसेट्स कैसे बढ़ेंगे, जब आप कोई भी चीज़ खर्च करते हो किसी भी चीज़ पे, तो आप वो चीज़ें ऑक्यूपाई कर लेते हो, वो चीज़ खरीद के लेकर आ जाते हो। एग्जाम्पल के लिए, आपने सपोज़ एक सोने की मैंने रिंग खरीदी, ठीक है, तो वो मैंने खर्चा किया उस पर, सपोज़ 10K की वो 10,000 की रिंग आई, 10,000 रुपये मैंने उस चीज़ पे लगाए, है ना। अब जब मैं 10,000 रुपये वो सोने की अंगूठी लेकर आई घर पे, तो वो मेरा एसेट कहलाएगी। क्यों? क्योंकि वो चीज़ मैंने ऑक्यूपाइड कर ली और कल के दिन मेरी जो वेल्थ होगी उसमें वो भी गिनी जाएगी। एंड फाइनेंशियल लायबिलिटीज़ क्या होती है, जो हम खर्चे करते हैं तो फाइनेंशियल लायबिलिटीज़ कम होती है। कैसे? जब आपके पास पैसा आएगा या तब आपने कोई कर्ज लिया होगा, तब आप उसके पैसे रिटर्न कर रहे होंगे, तो आपने वो खर्चा ही कराना। सपोज़ मैंने किसी से 10,000 रुपये मतलब कर्जा लिया है। अब मेरे पास उस टाइम थे नहीं, बट अब मेरे पास क्या हुआ, 30,000 आ गए हैं। ठीक है। अब मैंने जो 10K जो लिए थे मैंने उनको वापस कर दिए, जिससे भी लिए थे। वो क्या है, मैंने एक तरीके से खर्चा करा ना, 30 में से मैंने 10K खर्च कर दिया, मतलब वो खर्च करा। पर इस खर्च के कारण क्या हुआ, जो मैंने जो कर्जा लिया हुआ था वो कर्जा चुका दिया। तो क्या होता है, जब भी मैं एक्सपेंडिचर करती हूँ तो मेरे एसेट्स बढ़ते हैं और फाइनेंशियल लायबिलिटीज़ कम होती है। अब इनकम की बात करते हैं। इनकम में क्या होता है, इनकम में दो टाइप होते हैं, एक होता है रेवेन्यू, एक होता है कैपिटल। ठीक है। अब इसको और अच्छे से समझते हैं।
देखो, कैपिटल में क्या होता है, एसेट कम होते हैं और फाइनेंशियल लायबिलिटीज़ बढ़ती है। और रेवेन्यू में क्या होता है, इन दोनों पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है ना। कैपिटल को हम पूंजी बोलते हैं हिंदी में, और रेवेन्यू को हम राजस्व बोलते हैं। आप लोग हिंदी वर्ड से भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो या पहले हम कैपिटल की बात कर लेते हैं। तो कैपिटल में मैंने आपसे क्या कहा, कैपिटल में क्या हो रहा है कि फाइनेंशियल लायबिलिटीज़ बढ़ रही है लेकिन मेरे एसेट्स कम हो रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम जब लोन लेते हैं, आरबीआई, वर्ल्ड बैंक या इंडिया हमारी बाहर से लोन लेती है, आईएमएफ वगैरह, तो क्या होता है, हमारे एसेट्स कैसे कम होते हैं, हम चीज़ें गिरवी भी रखते हैं, तो एक रिस्क ही रहता है, अगर नहीं चुका पाए तो ये चीज़ चले जाएगी, लोन यही होता है ना। तो वो हम एसेट्स गिरवी रखते, तो हमारे एसेट्स कम होते हैं, या हो सकता है हमें सडन पैसों की ज़रूरत हो गई तो हमने ये चीज़ बेच दी। सपोज़ मुझे मान लो पैसों की ज़रूरत है, तो मेरे पास एक प्लॉट है, वो मैंने प्लॉट बेच दिया, वो क्या था, मेरा एसेट था जो कम हो गया, है ना। अब दूसरी चीज़ क्या, फाइनेंशियल लायबिलिटीज़, मतलब कर्जा कैसे बढ़ा। कर्जा कैसे बढ़ा, मेरी इच्छा थी कि मुझे अपनी जो अपना जो एक प्लॉट है उस पर मुझे एक बिल्डिंग बनवानी है। अब मैं क्या करूँगी, बैंक से मैंने उस चीज़ के लिए लोन लिया कि मुझे मेरी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करनी है। अब मैंने वो लोन लिया, अब लोन लेने से क्या हुआ, मेरे पास कर्जा बढ़ गया। सपोज़ मैंने 50 लाख का लोन ले लिया, तो क्या हुआ, 50 लाख रुपए का मैंने कर्जा बढ़ा लिया। अब कैपिटल में क्या होगा, आप सबसे अच्छा एक ऐसे याद कर सकते हैं, कैपिटल मतलब मैं कोई चीज़ अपनी कैपिटल बना रही हूँ। सपोज़ मैं अपनी कैपिटल बिल्डिंग ही बना रही हूँ, तो उसके लिए मेरे पास इतना सारा पैसा नहीं है, तो मैंने लोन ले लिया। जब मैंने लोन ले लिया तो मेरा कर्जा बढ़ गया। और एक और एसेट कैसे कम होंगे, मुझे पैसों की ज़रूरत थी सडन, और मैंने अपनी कोई चीज़ बेच दी, तो मेरा जो सामान था वो चला गया, इट मीन्स मेरे एसेट्स कम हो गए। नाउ नेक्स्ट थिंग इज राजस्व। ओके, तो राजस्व इज रेवेन्यू। रेवेन्यू दो टाइप से आप गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, फर्स्ट टैक्स, सेकंड नॉन टैक्स। गवर्नमेंट की यहाँ तक कि सबसे बड़ी जो कमाई होती है, वो जो आती है वो टैक्स से आती है, और सेकंड होती है नॉन टैक्स। अब टैक्स में दो टाइप्स होते हैं, एक तो होता है डायरेक्ट एंड सेकंड इज इनडायरेक्ट। डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है कि इम्पैक्ट डायरेक्टली पड़े। इनडायरेक्ट जिसमें एक तरीके से इनडायरेक्टली चीज़ें होती हैं, इसको और अच्छे से आप ऐसे समझ सकते हो। अगर डायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं, अगर आपके इम्पैक्ट और इंसिडेंट सेम है तो वो डायरेक्ट होगा। अगर आपके इम्पैक्ट और इंसिडेंट सेम है तो डायरेक्ट टैक्स होगा, अगर ये डिफरेंट है तो इनडायरेक्ट टैक्स होगा। तो सपोज डायरेक्ट टैक्स में आता है इनकम टैक्स, है ना। क्या आता है, इनकम टैक्स। इनकम टैक्स में क्या होता है, आपकी जो इनकम है, कमा आप रहे हो, ठीक है, आपकी सैलरी से डिडक्ट हो रहा है, आप ही पे इम्पैक्ट कर रहा है और आप ही के साथ हो रहा है, तो ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है डायरेक्ट टैक्स। अब इनडायरेक्ट टैक्स में आ जाता है जीएसटी। जीएसटी में क्या हो रहा है, कमा आप रहे हो, ओके, लेकिन आपको पता नहीं आपका पैसा कैसे कैसे जा रहा है। सपोज़ आप किसी रेस्टोरेंट में गए, आपने वहाँ से कुछ डिश ऑर्डर करी, आई थिंक 80% जीएसटी, 18% जीएसटी होता है, 18% जीएसटी होता है, कंफर्म नहीं, एक बार चेक कर लीजिएगा। सर्विसेज पे, रेस्टोरेंट ने आपको सर्विसेज दी, सर्विसेज पे 18% ही होता है। रेस्टोरेंट ने आपको सर्विसेज दी, आपने सर्विसेज ली, अब क्या रहा, आपने तो उसको पे कर दिया, ठीक है, लेकिन उसने जो इनकम टैक्स, जो उसने उसका जो टैक्स भरा, आपसे लिया लेकिन टैक्स उसने भरा, तो ये इनडायरेक्ट टैक्स है। तो ये एग्जांपल जीएसटी। अब डायरेक्ट टैक्स के टाइप देख लो, इनकम टैक्स, सेल टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, स्पेलिंग मिस्टेक हो तो एडजस्ट कर लेना यार, टैक्स फ्रॉम वेल्थ एंड कैपिटल, स्टेट ड्यूटी एंड गिफ्ट टैक्स। ओके, तो ये तो हो गया, मैंने ये चीज़ नहीं करी, ओके। तो या जीएसटी की बात कर लेते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स की पहले बात कर लेते हैं, जो जो इम्पोर्टेंट है वो पहले कवर करवा देती हूँ, इम्पोर्टेंट तो सब है वैसे। जीएसटी का क्या है, जीएसटी
गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ठीक है। ये एक इनडायरेक्ट, ये क्या है, एक इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल है ना। अब बात करते हैं कि ऐसी क्या नौबत आ गई कि जीएसटी आ गई, ठीक है। तो बिफोर जीएसटी क्या था, कैस्केडिंग इफेक्ट चल रहा था और दूसरे यूनिफॉर्म टैक्स नहीं था, है ना। नाउ टॉक अबाउट कैस्केडिंग इफेक्ट। सपोज कैस्केडिंग इफेक्ट मतलब टैक्स पर टैक्स लग रहा है। सपोज मैंने कोई चीज़ बाहर से इंपोर्ट करी, है ना। वो चीज़ मेरी 100 रुपये की मिली। 100 रुपये के बाद वो बॉर्डर से, सपोज मैंने बॉर्डर, हाँ, अपने इंडिया की बॉर्डर पे आई, तो उसका कुछ टैक्स लगा, फिर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में फिर कुछ टैक्स लगा, फिर एक्साइज ड्यूटी, ऐसे कर करके बहुत सारे टैक्स पे टैक्स लग लग के वो चीज़ महंगी होती गई और वही चीज़ 100 रुपये की मेरे पास 500 या 600 में आई। आ गया समझ। 500 या 600 पे आ गई। सपोज रॉ मटेरियल वगैरह सब कुछ लगा के, स्टेट पे स्टेट टैक्स लगा के जो आया वो 600-700 की आई मेरे पास। वो होता है कैस्केडिंग इफेक्ट की, मतलब टैक्स पर टैक्स लगते जा रहे हैं। अनयूनिफॉर्म टैक्स था पहले। अब अनयूनिफॉर्म टैक्स कैसा था, सपोज आप एक पानी की बोतल ले रहे हैं, कई लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा यार। एक एग्जांपल मैं खुद बता देती हूँ, जीएसटी के पहले की बात कर रही हूँ। आप जब ट्रैवल करते हो तो आई वॉज ट्रैवलिंग, मैं आई थिंक पुणे वगैरह में थी, हाँ पुणे वगैरह में, आई थिंक 2013-14 की बात होगी। तब क्या था कि एक कोल्ड ड्रिंक वगैरह मैंने परचेज़ की थी, अच्छे से याद है। अब वहाँ पे क्या था कि अगर आपको ठंडी चाहिए तो वो क्या था कि वो फ्रिज में रखी हुई थी, तो उसका मुझे कूलिंग चार्जेस अलग से देना पड़ रहा था। अब आई वॉज लाइक कूलिंग चार्जेस कितना, कि उनके मन से कितना भी था, मुझे इतना एग्जैक्ट याद नहीं है। तो ये कूलिंग चार्जेस का कंसेप्ट मुझे वहाँ पता चला। मैं जहाँ रह रही थी वहाँ ऐसा कूलिंग चार्जेस वगैरह का कुछ नहीं था। अगर आपने ऑब्वियस से पानी की कोई बॉटल मांगी या कोल्ड ड्रिंक मांगी है तो वो तो ठंडी ही होगी ना, तो उसमें क्या कूलिंग चार्जेस दें। बट क्या हो रहा था, इससे पहले जीएसटी आने से पहले हर स्टेट अपने मन से कुछ कुछ चार्जेस ले रही थी। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल बता दिया ये कूलिंग चार्जेस वाला, तो ये इस तरीके से अनयूनिफॉर्म टैक्स के कारण भी जीएसटी आया। अब यार दो चीज़ें हैं, जो वैल्यू एडेड टैक्स दैट इज़ वाट, जो वैट टैक्स होता है वो स्टेट लगाती है ना। और जो सेल्स टैक्स होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती थी। पहले क्या था, बात जीएसटी से पहले वैट और सेल्स टैक्स के बेसिस पे चलती थी। अब जीएसटी आ गया है। नाउ टॉक अबाउट जीएसटी। अब जीएसटी क्या हुआ, इंडिया में सबसे पहले जीएसटी हमारा 1 जुलाई 2017 से स्टार्ट हुआ, जिसको हम वन नेशन वन टैक्स भी बोलते हैं, एक देश एक टैक्स, है ना। तो जो वैट था दैट इज़ स्टेट गवर्नमेंट, और सेल्स टैक्स था दैट इज़ सेंट्रल गवर्नमेंट। पहले क्या होता था, जो वैट था स्टेट गवर्नमेंट लेती थी, एंड जो सेल्स टैक्स था पहले वो सेंट्रल गवर्नमेंट लेती थी, सीजी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। अब उसको कैसे रिप्लेस कर दिया इन्होंने, कैसे, जो वैट जो स्टेट गवर्नमेंट ले रही थी उसको इन्होंने इंट्रा स्टेट टैक्स का नाम दे दिया। अब इंट्रा स्टेट टैक्स कैसे डिवाइड हुआ, पहले इन्हें क्या करा, अब स्टेट जो टैक्स लेगी उसको हम कहेंगे इंट्रा स्टेट। अब ये जो टैक्स लेगी वो कैसे बटेगा जीएसटी के अंदर, 2.5% मतलब ये ऐसे बटेगा। सपोज 5 रुपये की मेरी कमाई हुई है ना, तो 5 रुपये के हिसाब से ये 25% मतलब ये 2.5 एक सेंट्रल एक हो जाता है CGST सेंट्रल का जीएसटी, और एक होता है SGST स्टेट का जीएसटी। मतलब इंट्रा स्टेट में सपोज करो मेरी चीज़ थी वो 10 रुपये, सपोज 5 रुपये की कोई चीज़ थी। अब 5 रुपये, 2.5 रुपये 2.5 रुपये सेंट्रल के पास चले गए और 2.5 रुपये स्टेट के पास चले गए। तो ये इस तरीके से इंट्रा स्टेट में काम हुआ। अब बात करते हैं इंटर स्टेट की बात कैसे हुई। हाँ, इंट्रा स्टेट मतलब स्टेट के अंदर ये चीज़ हो रही है। सपोज़ मैं महाराष्ट्र या MP कोई सी भी स्टेट ले लो यार, अब उस स्टेट में बात कर रही हूँ, स्टेट के अंदर ही अंदर
खरीदारी बिक्री हो रही है, तो वो इंट्रा स्टेट के बात हो गई। अब इंटर स्टेट मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट, सपोज एमपी टू महाराष्ट्र और एमपी टू राजस्थान, कुछ भी ले सकते हो। तो अब इंटर स्टेट में क्या होगा, इसको हम इंटीग्रेटेड जीएसटी भी बोलते हैं। आईजीएसटी मतलब होता है इंट्रीग्रेटेड, यार थोड़े स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, इंटीग्रेटेड होता है, ठीक है। तो इंटर स्टेट में क्या होगा कि सपोज़ मैंने कोई चीज़ ऑर्डर करी जो कि एमपी में बनती है और वो राजस्थान जा रही है ना। इसका मैन्युफैक्चरिंग कहाँ हुआ, एमपी में, और ये सेल कहाँ हुई, राजस्थान में। तो अब इंटर स्टेट में क्या होगा, डेस्टिनेशन टैक्स का जो कंसेप्ट है वो इंटर स्टेट जीएसटी से आया है। मतलब अब जो टैक्स देना होगा वो राजस्थान को देना पड़ेगा, नहीं टैक्स नहीं देना पड़ेगा, सॉरी। ये जो इंटर स्टेट जो है, ये जो टैक्स कलेक्ट करती है वो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स जो इंटर स्टेट का जो टैक्स कलेक्ट करती है वो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करती है, ठीक है। अब सपोज़ करो कोई चीज़ 10 रुपये की थी, किसी चीज़ को बेचकर 10 रुपये आए, पर वो इंटर स्टेट जा रही थी, एमपी से राजस्थान गई है। उसके 10 रुपये गवर्नमेंट ने कलेक्ट कर लिए टैक्स के फॉर्म में, जो भी था, मतलब सपोज़ 20 रुपये की चीज़ ज़्यादा हो जाएगा टैक्स, 100 रुपये की चीज़ थी, 10 रुपये टैक्स आया, तो ये 10 रुपये किसके पास गए, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास गए, ठीक है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, जो 10 रुपये आए हैं इसके पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, इंटर स्टेट की बात कर रही हूँ, वो 10 रुपये वो क्या करेगी, खुद के पास रख लेगी, और अब वो खुद बांटेगी स्टेट के पास अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। सपोज़ मैंने एमपी और राजस्थान की बात करी, एमपी में मैन्युफैक्चर हुआ, राजस्थान में बिका, तो अब ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंटर स्टेट के केस में जो टैक्स कलेक्ट करा है वो सिर्फ राजस्थान को उसका कुछ अमाउंट देगी, तो ये जो कहलाता है डेस्टिनेशन टैक्स कहलाता है। एमपी को नहीं मिलेगा, राजस्थान को मिलेगा, क्यों, क्योंकि जहाँ वो चीज़ फाइनल प्रोडक्ट जहाँ पहुँचा है उसी को उस टैक्स का पार्ट मिलेगा। है ना। नेक्स्ट, हाँ चलो अब बात करते हैं कि कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिन पे अभी भी स्टेट गवर्नमेंट टैक्स चार्ज करती है। वो प्रोडक्ट्स हैं अल्कोहल, पेट्रोल, रियल इस्टेट, प्रॉपर्टी एंड ऑल, क्योंकि यार प्रॉपर्टी तो आप स्टेट की है ना, तो वहाँ पे कुछ अलग रेट्स होंगे। एंड इलेक्ट्रिसिटी, यार आप प्रॉपर्टी का रेट ना आप एक डिफ़ाइन नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि प्रॉपर्टी बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करती है, लोकेशन पे डिपेंड करती है सबसे ज़्यादा तो, एंड उसके क्या एक्सपेक्ट हैं इन फ्यूचर, ये सब चीज़ें, इन सब चीज़ों के कारण रियल स्टेट ही तय करती है। एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा। एंड कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो कि एक्सटेम्प्टेड हैं जीएसटी से, जैसे कि मिल्क और कुछ फूड प्रोडक्ट्स और प्रोडक्ट्स हैं, बुक्स हैं, जो जिन पे जीएसटी नहीं लगता है, ऐसा कुछ है। एक बार आप लिस्ट चेक कर लेना, ऐसा मैंने ऐड नहीं करी है, मैं भूल गई थी। तो या इम्पॉर्टेंट पॉइंट की बात कर देते हैं। जीएसटी सबसे पहले वर्ल्ड में कहाँ लगा, फ्रांस में लगा 1957 में, ठीक है। अभी तक 160 कंट्रीज़ हैं जिसमें जीएसटी लागू हो चुका है, इंक्लूडिंग इंडिया। अब बात करते हैं कि जो जीएसटी में जो टैक्स रेट्स हैं वो किस तरीके से हैं। जीएसटी में 5 टाइप के टैक्स रेट्स होते हैं, 0%, 5%, 12%, 18%, 28%। वर्ल्ड का हाईएस्ट टैक्स जो है वो इंडिया में लगता है, दैट इज़ 28%, ओके। और 27% जो है अर्जेंटीना में लगता है। अब 28% टैक्स कहाँ लगेगा, जैसे कि जो आपकी अल्कोहल है, कभी कभी पेट्रोल पे मनमाना जो टैक्स लगता है ना, वो ये 28% के रेट में ही आता है, या फिर के उससे ही आता है, मतलब आई थिंक 28%। मैं इस पर कंफर्म नहीं हूँ, एक बार आप और कंफर्म कर लीजिएगा। तो ये जो 28% जो है, इसके बाद कोई टैक्स, मतलब काफ़ी ज़्यादा बड़ा अमाउंट है ये। और जो प्रीशियस मेटल्स हैं आपकी, जैसे सोना, चांदी और प्रीशियस स्टोन जैसे डायमंड है, उस पर 0.25% लगता है, और प्रीशियस मेटल पे जैसे गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर, उस पर 3% लगता है। और हाँ, असम जो था इंडिया का पहला ऐसा राज्य जिसने जीएसटी का बिल क्लियर किया था। या सो
अब बात करते हैं डायरेक्ट टैक्स की बात करते हैं, ठीक है, मतलब प्रत्यक्ष कर। सबसे पहले तो हमारा फेवरेट इनकम टैक्स की बात कर लेते हैं। तो यार इनकम टैक्स की कहानी, थोड़ा हिस्ट्री में चलते हैं। 1860 में इनकम टैक्स स्टार्ट हुआ, 1873 में इसे बंद कर दिया गया, 1886 में ये पुनः स्टार्ट कर दिया गया। तो इनकम टैक्स के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, इनकम टैक्स जो है स्लैब टैक्स भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो टैक्स लगता है वो एज अ स्लैब लगता है। अब हाँ, इनकम टैक्स किन किन को देना होता है। इनकम टैक्स एक इंडिविजुअल पे लगता है, सेकंड अनरजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन पे लगता है। सपोज़ कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो कि अनरजिस्टर्ड है, कोई व्यक्ति है जो उस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, मतलब जो उसकी खुद की ऑर्गेनाइजेशन है बट अनरजिस्टर्ड है, तो उस केस में जो उस ऑर्गेनाइजेशन की इनकम होगी वो उस व्यक्ति की इनकम मानकर उस पर इनकम टैक्स अकेला लगेगा और कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो या इनकम टैक्स की कुछ टैक्स स्लेब हैं, उसको हम देख लेते हैं। सपोज किसी की एनुअल इनकम 2.5 लाख है, तो उस पर इनकम टैक्स 0% लगेगा। 2.5 से 5 लाख के बीच में तो 5%, 5 से 10 लाख 20%, 10 से ज़्यादा है तो 30% का टैक्स लगेगा। सपोज़ मैं मानती हूँ कि मेरी इनकम 12 लाख है, ठीक है। अब 12 लाख के हिसाब से मुझे टैक्स भरना होगा। तो अब टैक्स स्लेब में ऐसा नहीं होता कि 12 लाख से ऊपर है तो 30%, मतलब 12 लाख का मुझे 30% देना होगा, ऐसा नहीं होता है। अगर ऐसा होगा तो मैं तो लुट जाऊंगी, मेरे सारे पैसे चले गए जितने मैंने कमाए, ऐसा नहीं होता। असल में क्या होता है, ये जो 12 लाख है, गवर्नमेंट इससे किस तरीके से टैक्स देगी, गवर्नमेंट इसको ना स्लेब्स में तोड़ेगी। कैसे, सबसे पहले 2.5 स्टार्टिंग है, इसमें कोई टैक्स नहीं लेगी मुझसे। नेक्स्ट 2.5 लाख से स्टार्ट करेगी, उसमें 2.5 लाख का 5% मुझसे ले लेगी। फिर पहले तो ये 12 लाख को मैंने तोड़ लिया, 2.5 प्लस 2.5 प्लस 5 प्लस 2 लाख, है ना। तो स्टार्टिंग के 2.5 पे मेरा 0 टैक्स। अब नेक्स्ट 2.5 पे मेरा 5% लग गया। अब 5 लाख जो था उस पर 20% लग गया। अब 2 लाख पे 30% लग गया, ठीक है। तो ये कैलकुलेट कर लेना, आ जाएगा कुछ। अब कॉर्पोरेट टैक्स जो होता है वो क्या होता है। कॉर्पोरेट टैक्स इज़ अ सर्विस टैक्स जो कि रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दिया जाता है। जैसे आईटी, जो लोग आईटी सेक्टर में काम करते हैं वो ऑलरेडी आईटी सेक्टर एक कॉर्पोरेट है, या फिर कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, वो जो टैक्स देती है वो कॉर्पोरेट टैक्स होती है। सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट जो है कॉर्पोरेट टैक्स से कमाती है। और हाँ, कॉर्पोरेट टैक्स पे जो हमारा टैक्स रेट है वो फ्लैट रेट लगता है, स्लैब टैक्स नहीं लगता, वो लगता है आपका फ्लैट रेट टैक्स लगता है, ठीक है। क्योंकि फ्लैट रेट में बहुत ज़्यादा अमाउंट जाता है और स्लैब टैक्स में क्या होता है, कम होते जाता है। बट इसमें क्या होता है, फ्लैट रेट में जितना है उतना ही जाएगा। जैसे स्लैब में क्या हो रहा था, वो टूट के जा रहा था ना, 30% था तो डायरेक्ट 30% नहीं इम्पोज हो रहा था। इसमें क्या होता है कि डायरेक्टली शायद इम्पोज हो जाता है। अब टैक्सेस ऑन वेल्थ एंड कैपिटल, हाँ, वेल्थ एंड कैपिटल पे भी टैक्स लगता है। वेल्थ टैक्स क्या होता है, 1956 में वेल्थ टैक्स स्टार्ट हुआ, लेकिन 2014 में ख़त्म किया जा चुका है अरुण जेटली जी के द्वारा, ठीक है। वेल्थ टैक्स क्या होता था, आपकी जितनी भी संपत्ति है उस पर आप टैक्स दो। तो इससे क्या हो रहा था कि बहुत ज़्यादा पैसे जो थे वो जा रहे थे, और लोग क्या था, थोड़ा काली कमाई एंड ऑल स्टार्ट कर दी थी। बिकॉज कहीं सपोज आपकी जितनी प्रॉपर्टी उसी पे ही आपको टैक्स देना पड़ेगा जितनी आपकी वेल्थ है, तो ये काफ़ी ज़्यादा हो रहा था। तो ये जो भी था अरुण जेटली जी के द्वारा ये 2014 में ख़त्म किया जा चुका है, ये इम्पॉर्टेंट है वेल्थ टैक्स, ओके। अब है एक और टैक्स है, दैट इज़ स्टेट ड्यूटी। स्टेट ड्यूटी क्या होता है, इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी पे लगता है। सपोज़ आपकी कोई प्रॉपर्टी है वो आपकी मम्मी के नाम पे है, और आपको वो प्रॉपर्टी आपकी मम्मी चाहती है कि वो आपके नाम पे हो, तो प्रॉपर्टी आपके नाम पे कराने पर उन्हें कुछ टैक्स देना पड़ेगा। वो आपकी ही प्रॉपर्टी है, आपके घर की ही प्रॉपर्टी, बट स्टिल आपको अपने घर की प्रॉपर्टी को अपने नाम पे कराने के लिए आपको टैक्स देना पड़ेगा। दैट इज़ कॉल्ड स्टेट ड्यूटी टैक्स, ओके। गिफ्ट टैक्स, नाउ लेट्स टॉक अबाउट गिफ्ट टैक्स। गिफ्ट टैक्स क्या होता है, सपोज़ मैंने किसी को गिफ्ट दिया,
तो गिफ्ट देने पर भी टैक्स लगता है, ये कई लोगों को नहीं पता होगा, पर हाँ गिफ्ट टैक्स लगता है। गिफ्ट टैक्स में दो लोग इन्वॉल्व होते हैं, एक होता है डोनी और एक होता है डोनर। डोनी जिसको गिफ्ट मिला, डोनर जिसने गिफ्ट दिया। तो अब आप लोग बोलेंगे ऐसा तो नहीं होता, हमारे फ्रेंड्स तो हमें गिफ्ट देते रहते हैं, उस पर तो कोई टैक्स नहीं लगता। नहीं, अगर वो जो आपको गिफ्ट मिला है, अगर वो गिफ्ट 50,000 से कम है तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। अगर वो टैक्स की कीमत 50,000 से ज़्यादा है तो आपको गिफ्ट टैक्स देना पड़ेगा। तो कुछ कंडीशन है गिफ्ट टैक्स की जिन पे गिफ्ट टैक्स नहीं लगेगा। फर्स्ट, जो आपको गिफ्ट मिला है 50,000 से कम हो। सेकंड, जो शादी में जो हमें गिफ्ट मिलते हैं उन पे कोई गिफ्ट टैक्स नहीं लगता। नेक्स्ट, इमीडिएट रिलेटिव से जो आपको एक गिफ्ट मिला हो, जैसे कि भाई से मिल गया, मम्मी से मिल गया, मामा से मिल गया, दैट इज़ कॉल्ड इमीडिएट रिलेटिव। और डोनर एंड डोनी मीन्स वही 50,000 से कम हो तो। नेक्स्ट है कि अगर टैक्स, सपोज़ मुझे किसी ने 1 लाख का सामान गिफ्ट कर दिया तो मुझे टैक्स देना पड़ेगा। अब ये जो टैक्स है किसे देना पड़ेगा, गिफ्ट करने वाले को या गिफ्ट लेने वाले को? तो टैक्स हमेशा गिफ्ट लेने वाले को देना पड़ेगा। ठीक है, अब 2 चीज़ और है इम्पॉर्टेंट, हमेशा कन्फ्यूज़न रहती है, एक्साइज ड्यूटी क्या होता है और कस्टम ड्यूटी क्या होता है। एक्साइज ड्यूटी क्या होता है, कोई चीज़ प्रोडक्शन एरिया के अंतर्गत आ रही है, जहाँ वो चीज़ बन रही है, जहाँ उसका प्रोडक्शन हो रहा है, वहाँ हमें एक्साइज ड्यूटी देना पड़ती है। वहाँ जो टैक्स लगेगा वो एक्साइज ड्यूटी के अंतर्गत आएगा। और जो चीज़ एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे जा रही है वो आती है कस्टम ड्यूटी के अंतर्गत। वहाँ मुझे कस्टम ड्यूटी, वहाँ जो टैक्स लगेगा वो कस्टम ड्यूटी ही कहलाता है। सो दैट्स ऑल फ्लॉक। आपको आई होप क्लियर हो गया हो। कुछ गलती हो गई हो तो यार माफ़ कर देना, एक बार रीचेक कर लेना। वैसे तो चीज़ें सही है यार, फिर भी थोड़ी थोड़ी गलती हो गई हो तो माफ़ कीजिएगा। थैंक यू सो मच। इस PDF को शेयर कीजिएगा। DFCCIL के लिए एक रिवीजन सीरीज़ थी ये बेसिकली, और भी वीडियोज़ मैं 2-3 दिन में अपलोड कर दूँगी। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच।